नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं सच पे धड़क। आज तो बेधड़क शो में हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है, मदन दिलावर। मदन दिलावर जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा के साथ साथ पंचायती राज और संस्कृत विभाग भी इनके जिम्मे में है। इनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने कार्यशैली के साथ साथ ये इनका जो नाता है वो विवादों से भी रहा है, काफ़ी गहरा रहा है। आज इन विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क पर। सबसे पहले क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही सवाल कि आपके सियासी सफ़र की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आप एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, ये हम सब जानते हैं, और इसलिए आपको गूदड़ी के लाल भी कहते हैं। अब अगर बात करें आपके संघर्ष की, तो आज जो मदन दिलावर हमारे सामने बैठे हैं, उनके पीछे का संघर्ष क्या है, उनके पीछे की कहानी क्या है, जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखो, जैसा आपको जानकारी है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, ये सच है। मैं तो बहुत ठेठ गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बारां जिले की अटूर तहसील में एक छोटा सा गांव है, अरडाना, जिसमें 50 घरों की बस्ती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। गरीब परिवार होने के नाते, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रहती थी। मेरे पिताजी मजदूर थे, छोटे से किसान थे, तो हमारा परिवार का खर्चा ठीक प्रकार से चल नहीं पाता था। तो सब भाई बहन काम करते थे। मैं भी सबसे बचपन में तो गोबर इकट्ठा करके, कंडे बना करके बेचने का काम, घर में काम लेने का काम, ये सब करते थे। थोड़े बड़े हुए तो फिर गर्मी की छुट्टियों में पास के कस्बे से या शहर से सब्जियां खरीद के लाना, तरबूज खरीद के लाना, केले खरीद के लाना, फिर गांव में जाकर के सिर पे टोकरी रख करके गांव-गांव बेच के आना, इस प्रकार का भी करते थे। हमने कहा छोटी सी खेती थी हमारी, उसमें जो मिर्ची, बैंगन वगैरह ऐसे होते थे, उनको भी हम बेचने के लिए जाया करते थे। तो ऐसा होता था। फिर थोड़े बड़े हुए तो हम मजदूरी जाने लगे। गर्मी की छुट्टियों में जब छुट्टियाँ हो जाती थी तो हमारे यहाँ उस समय कुआँ खोदने का प्रचलन ज़्यादा था, जिसको आप आजकल ओपन वेल कहते हैं। तो मैं ₹1.25 रोज़ में, और हम मजदूरी जाया करते थे, जहाँ कम से कम 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट नीचे ज़मीन तक कुआँ खुदता था। तो वहाँ उसको खोदते, फिर उसको निकालने का काम करते, मिट्टी को, जो भी होता था मलबा, उसको, ये सब हम करते रहे हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ता 11वीं क्लास तक चला गया। 11वीं क्लास के बाद, क्योंकि मैं इसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था, यानी स्वयंसेवक बन गया था। तो 11वीं पास करते करते मेरे मन में आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत अच्छा संगठन है, देशभक्त लोगों का संगठन है, और जो देश के बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में अच्छी सोच रखता है। तो मैंने हमारे उस समय के संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक थे उनसे कहा कि मैं भी संघ का काम करना चाहता हूँ। उनका इसमें बहुत दिक्कतें आती, बहुत परेशानी आती, तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मैं करूँगा। तो मेरा केमिस्ट्री का लास्ट पेपर था। उसी दिन पेपर होने के बाद मैं वहाँ से, क्योंकि समाज कल्याण के हॉस्टल में रहते थे, तो वहीं से सीधा मैं बारां चला गया। बारां जाकर वहाँ के जो उस समय के तत्कालीन प्रचारक थे, उन्होंने मेरे को बताया कि अब आप जाना ही चाहते हो तो मुझे बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र, जो शहरिया क्षेत्र कहलाता है, काफ़ी जंगल है और आदिवासी क्षेत्र है पूरा का पूरा, उनका आपको यहाँ काम करना है। कुछ लोगों से जो संघ के स्वयंसेवक थे उनसे परिचय कराया, और हमने वहाँ लगभग 4 वर्ष के आसपास और वहाँ काम किया। और फिर उन्हीं बकरियों को बेच करके हमने जाके कॉलेज की फीस जमा कराई। इसके बीच में जब 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हम दे रहे थे, तब भी हमारे पास फीस नहीं थी। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरे पास तो समय नज़दीक आ गया है कि बोर्ड की परीक्षा
होगी, उसकी फॉर्म भरे जाते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए 30 रुपया और उसकी फ़ीस लगती है। तो पिताजी ने और माताजी ने कहा बेटा पैसा तो नहीं है, और मैंने कहा मेरा तो साल बेकार हो जाएगा, मैं तो पढ़ाई लिखाई गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी माँ ने मेरे उसके पैर की जो चांदी की कड़ियाँ थी वो खोल के दी, बोला इसको गिरवे रखिया ना, और गिरवे रख करके जो है फिर उसको तुम फीस जमा करा देना। यानी मेरी माँ की चांदी की कड़ियों को गिरवे रख के और मेरी बोर्ड की परीक्षा की 10वीं की जो थी वो जमा कराई है। खैर मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होने के बाद वहाँ पढ़ा लिखा, पढ़ाई होने के बाद मैं घर आया तो रोज़गार का साधन नहीं था, और जहाँ तक उस पीरियड में मेरे बेटी पैदा हो गई थी तो घर वाले भी कहे कि तुम बाल बच्चेदार हो गए, तुम काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। मैंने काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, सच है। तो मेरे बड़े भाई एक साइकिल से कपड़े बेचने का काम करते थे, तो मैंने भी उनसे सहायता लेकर के और फिर गांव-गांव जाकर के साइकिल से कपड़े बेचने का काम किया। उस समय सड़कें बहुत कम हुआ करती थी, तो कच्चे रास्तों पर अधिकांश साइकिल जाती थी। तो मैंने लगभग 2.5-3 साल ये काम किया। फिर लगा कि बरसात में बहुत दिक्कत आती है, बरसात में धंधा नहीं चलता है, तो सोचा कि कहीं न कहीं चल करके काम करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई की है तो उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसा मन में सोचा। तो मैं गांव छोड़ करके कोटा चला गया। जब मेरे पास केवल 7 रुपये थे, मेरी पत्नी साथ थी, मेरी बेटी साथ थी। वहाँ जाकर के मिलने वाले से मैंने कहा, तो उन्होंने मेरे को कमरा किराए से दे दिया। मैंने सामान वामान जमाया। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं चलते, तो थर्मल पावर प्लांट के गेट पे जाके खड़ा हो गया मैं। थर्मल पावर प्लांट के गेट पे जाके खड़ा हुआ तो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी, उनका नहीं, यहाँ खड़े नहीं हो सकते आप। तो मैंने उसकी अनसुनी कर दी 2-3 बार। तो उन्होंने फिर मेरे कहा आप सुनते नहीं हो क्या? मैंने कहा जी मुझे मजदूरी चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे कहा तुम हो कहाँ के? तो मैंने मेरा गांव का नाम बताया। तो सुखद इराकी वो मेरे गांव के पास के थे। तो उनका मैं आपके पिताजी को तो जानता हूँ। मैंने कहा चलो बेटा तुम यहीं खड़े रहो, अभी कोई कंपनी वाले आएंगे, गाड़ी आएंगी तो उनसे बात करेंगे। मैं खड़ा रहा। तो खालसा कंस्ट्रक्शन कंपनी एक वहाँ काम करती, उसकी गाड़ी आई। उसमें एमडी थे उसके। उन्होंने कहा कि ये लड़का है, ऐसे पॉलिटेक्निक किया हुआ है मैकेनिकल से, इसको काम देना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। उनका नहीं मेरे काम नहीं है, हमारे पास नहीं काम। तो सुरक्षा अधिकारी ने कहा जी हम आपको इतने काम आते हैं, आप हमारी एक बात नहीं मानते हो। तो उनका 2 घंटा रुकना पड़ेगा, मैं शहर होके आता हूँ, वापस लौट के आऊँगा, तो इससे बात करता हूँ। वो चला गया। 2 घंटे बाद लौट के आए। लौट के आने के बाद उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा लिया। फिर वो अंदर ले गए। उन्होंने वहाँ जाकर के मेरे को ड्राइंग व्राइंग दिखाई, ये क्या है वो क्या है, थोड़ा जो सब परीक्षा टेस्ट लेते हैं वो लिया। उनको लगा कि हाँ कुछ जानता है। तो उनका भी मैं तो देखो 450 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो आप कहोगे जिसमें काम कर लूँगा। तो उन्होंने 450 रुपये में तय कर दिया। उनका कब से आओगे? मैंने कहा मैं तो आ गया, आज से हाजिरी मान लो आप। तो उस दिन से मैंने काम चालू किया, लेकिन 2.5-3 साल तक मैंने वहाँ काम किया। लेकिन एक घटना हो गई थी वहाँ कि एक लेबर ऑफिसर थे वहाँ, जो उनको लेबर से बात करना चाहिए था। लेबर के कल्याण के लिए लेबर ऑफिसर होता है, लेकिन वो हमारे अधिकारियों से, हमारे जो कंपनी के अधिकारी से 10,000 रुपये लेकर चला जाया करते थे, बात करते नहीं थे। क्योंकि मेरे को जो उन्होंने वहाँ पद दिया था मैकेनिकल इंजीनियर का दिया था, तो मेरा एक चैम्बर था, वो बैठा था, तो पैसे लेकर के निकल रहा था। मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा जी आप लेबर ऑफिसर है? बोला हाँ लेबर। मतलब मुझे बात करनी है आपसे। बोला समझते हो नहीं कि तुम मैं लेबर ऑफिसर हूँ, ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे से? मेरे ऑफिस में आना। मैंने कहा जी मैं तो बात करूँगा। और आइए, मैं ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उनको मेरे चैम्बर में ले गया। मुझे पता था पैसे लेकर जा रहा है, हर महीने जाता है, तो इस बार भी जा रहा है। मैंने अंदर की कुंडी लगाई उसको और कहा तेरे को पंखे पर लटकाऊँ। तो कैसे क्यों? मतलब तुम 10,000 रुपये लेके आए। मुझे पता था 10,000 रुपये, मैंने 10,000 रुपये लेके आए हो तुम, और तुमको लेबर से बात करता है, लेकिन लेबर से बात नहीं करके तुम मिली भगत रखते हो, पैसे ले जाते हो। तो मेरा रेजिडेंटल इंजीनियर था, भाग गया।
दरवाज़ा खटखटाया, बोला क्या मदन क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ जी। फिर मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर दरवाज़ा खोला, 10,000 रुपये लिए और वो मज़दूरों को बुलाया, बांट दिया। मैंने कहा तुम्हारे हिस्से की ये लोग खाते हैं, ये करते हैं। तो मुझे लगा अभी नौकरी में रखेंगे नहीं, तो मैंने वहीं बैठ के रिजाइन लिखा और रिजाइन लेकर के मैं आ गया घर। उनके कोई सोहन सिंह जी करके उसके मालिक थे कंपनी के, रूटीन में उनका आना हुआ होगा वहाँ 10-5 दिन बाद। तो उन्होंने पूछा होगा, एक लड़का वो काम करता था कहाँ है। बोला साहब वो तो नौकरी छोड़ गया। बोला नौकरी क्यों छोड़ गया? बोला वो तो छोड़ गया। बोला तो उसको लगा यार उन्होंने बात बताई होगी, ये घटना हुई। तो फिर सीधा वो मेरे घर आए। उनका भाई दिलावर तुमको हमारे यहाँ काम करना होगा, तुमने अभी काम ज्वाइन किया कि नहीं किया? कहीं मैंने कहा मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है और मैं काम करना भी नहीं चाहता हूँ। फिर क्यों? मैंने कहा वहाँ तो ऐसा ऐसा गड़बड़ होता है जो मैं नहीं चाहता हूँ। खैर वो मेरे से कहते रहे लेकिन मैं मना कर दिया। पर उस व्यक्ति की भल मनसा आती थी, 6 महीने तक बिना काम के मेरे घर पर मेरा वेतन भिजवाते रहे। वो 450 महीना मेरे को भिजवाते रहे। फिर लास्ट में मैंने मना कर दिया, साहब मैं काम करूँगा नहीं, क्यों पैसे भिजवाते मेरे को। फिर मैंने उसके बाद सिंगल फेस की आटा चक्की लगाई। तो मैं उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मेरे को काम दे दिया था बजरंग दल का, वो काम पैरेलल करता था और सिंगल फेस की आटा चक्की लगाई। उसको मेरी पत्नी चलाती थी, उससे जो भी 5-25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये जो आते थे उसे हम हमारा परिवार का चलाते थे। ऐसे हमारा आगे रहा। दुर्भाग्य से कोटा में एक दंगा हो गया 89 का। दंगे में कोई मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं था कि भाई हमारी तरफ से हमने कुछ किया हो, परंतु कुछ सामाजिक तत्वों ने उस जुलूस के ऊपर, जो अनंत चतुर्दशी का जुलूस था वहाँ, उसके ऊपर पत्थर फेंके, फिर उन्होंने गोलियां चलाई, फिर बम फेंके, 4 लोग वहाँ एट स्पॉट मर गए। फिर जब दोनों पक्षों की तरफ से गड़बड़ हुआ तो बहुत सारे लोग मरे। उसमें मेरे को मुख्य मुलजिम बना दिया। मुझे कुछ वर्षों कुछ माह अंडरग्राउंड रहना पड़ा। पर सौभाग्य ये रहा कि हाई कोर्ट ने मेरी अग्रिम जमानत ले ली। मेरा कोई रोल नहीं था। तो मैं बाद में आया, जब अंडरग्राउंड से लौट के वापस आया तो क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उनको था ही कि इसको तो गिरफ्तार करना ही है। पुराने केस में उन्होंने गिरफ्तार किया मेरे को। वो केस था सुभाष चंद्र बोस जयंती पर एक रैली निकाली थी कि भारत मेरी रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, ऐसा। उसमें एक शायद कोई धारा होती है 153 होती है या 353 होती है, उसमें मेरे को गिरफ्तार किया। तो उस समय दाऊ दयाल जी जोशी हमारे माननीय सांसद हुआ करते थे, बहुत वरिष्ठ लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, अभी वो रहे नहीं हैं। और सबने मिलकर के एक बड़ा आंदोलन किया। वो जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे, और मेरी जमानत कराने से मना कर दिया कि जमानत नहीं कराएंगे, सरकार को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। खैर मैं 19 दिन तक जेल में रहा, बाद में बाहर आया। बाहर आने के बाद पता नहीं किसने क्या कहा, आज तक मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चर्चा हो गई कि इसको राजनीति में भेजना चाहिए। मैंने साफ मना किया कि मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, मुझे काम धंधा दिला दो आप, तो वही मेरा हो जाएगा। तो खैर उस समय कुछ हुआ नहीं। मेरा दुर्भाग्य देखिए कि सोयाबीन तिलम संघ जो अभी उस समय सोयाबीन प्रोजेक्ट कहलाता था कोटा का, उसमें एक ही वैकेंसी निकली जूनियर इंजीनियर की, और अकेला मैंने अप्लाई किया, किसी ने अप्लाई भी नहीं किया। जो एक्सपीरियंस चाहिए था, मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने थर्मल पावर प्लांट में 2.5-3 साल काम किया था। तो मैंने सोचा मेरा तो अब अपॉइंटमेंट होगा ही, और मेरे को तो नौकरी मिल गई है, अब वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को देंगे ही। तो एक दिन में जाकर जब डिले होने लगा तो मैं उसको ऑफिस में चला गया, हमारे अधिकारियों की में जाकर के कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बिठाया, चाय वाय के लिए पूछा, बड़ा आवभगत की। तो मुझे लगा इतना बड़ा अधिकारी ऐसी मेरी कैसे आवभगत कर रहा है। तो मैंने कहा था आप तो मुझे वो कागज़ दे दीजिए, मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने जो कही बात मुझे आज बहुत खटकती है, अच्छी भी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि तुम शेड्यूल कास्ट के हो, इसलिए तुम ये प्लांट नहीं चला सकते।
इतना बड़ा प्लांट नहीं चला सकते। मैंने उसका साहब आपने वैकेंसी तो शेड्यूल कास्ट के लिए निकाली है, वो वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के लिए ही थी, तो आप जो शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं चला सकते हो तो फिर आपने वैकेंसी निकाली क्यों, नहीं चलाते तो हमारी थोड़ी सी हॉट टॉक हुई। उसके बाद मैंने कुर्सी उठा के उन पर माथे मार दी और मैं वहाँ से चल दिया। खैर वह बात चलती रही, मैं अपना संगठन का काम करता रहा। थोड़े दिन बाद फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो कहीं नौकरी ढूंढूंगा और मेरे बाल बच्चे पालूंगा और मेरे माँ बाप भी गरीब हैं। तो फिर वो बात भी एक तरह से जैसे कोई ख़त्म हो गई, जैसे ऐसा मुझे लगा। 2-3 महीने बाद फिर पूछा उन्होंने कि तुम वहाँ अट्टू की तरफ घूमने नहीं गए क्या? मैंने काहे के लिए जाना था? बोला आपको चुनाव लड़ना है। मैंने मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो मुझे लगा कि चुनाव लड़ाएंगे ही। तो मैंने मेरे पिताजी को पूछा, तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। बोला नहीं, चुनाव कभी नहीं लड़ना, ये अपना काम नहीं है। ये तो जो उन्होंने जिस भाषा में कहा भाषा कहो तो बोला ये गुंडों का काम है और अपना काम नहीं है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने आकर के बता दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे परिवार में ऐसा ऐसा है। तो फिर भी वो बात एक महीने बाद समाप्त हो गई होगी। कुछ दिन बाद तो वो पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए टिकट ही आ गया और मेरे को हाथ में दे करके कहा जाओ इसको अट्रू जमा करा के आओ, अट्रू से आपको चुनाव लड़ना है। मैंने तो पहली बार देखा टिकट क्या होता है। तो उसको उन्होंने दिया तो मैंने कहा कहाँ है टिकट? बोला ये इस कागज़ को टिकट बोलते हैं। अब मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं बैठा रहा वहाँ, बैठा रहा। तो जिन्होंने मेरे को टिकट दिया वो स्नान करने चले गए बाथरूम में। वो आधे घंटे बाद लौट के आए, बोला तुम यहीं बैठे हो, गए नहीं? मेरे पास पैसा ही नहीं हो अट्टू जाने का। तो उस समय 10 रुपये ट्रेन का किराया लगता था। तो उन्होंने मेरे को 20 रुपये दिए, जाओ इसको जमा कराओ। मैं रेलगाड़ी में बैठ के चला गया। पहले उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया अट्टू में 2-4 लोगों को, तो मुझे गाड़ी पे लेने आ गए। फिर हम गए तो कार्यकर्ताओं की 20-25 कार्यकर्ता थे, उनके साथ मीटिंग हुई। उनका चुनाव लड़ना है तो एक ठेला लाए, उसमें माइक रखा। तो किसी ने कहा वहाँ 125 रुपये जमा होंगे, क्योंकि उसको कौन सी मनी कहते हैं, वो 25 रुपये जमा होते, 125 रुपये जमा, उसमें 125 रुपये जमा होते थे। तो मैंने कहा 125 रुपये तो पापा है नहीं। फिर एक परमेश्वर दाईमा जी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इकट्ठे किए, किसी 5 रुपये किसी 10 रुपये ऐसे करके इकट्ठा करके 125 रुपया इकट्ठे किए और आगे जाकर उन्होंने रसीद कटाई। जब रसीद कटा के हम यहाँ से ठेले में नारेबाजी करते गए, तो ऐसा कहा अभी चुनाव होता है उसके आसपास नारेबाजी नहीं करते हैं। हमने ठेला वहीं खड़ा कर दिया, हम चले गए। मेरे पास एक टूटा था तो ठेला था ऐसे, जिसमें कुछ नहीं था, वो चड्डी बनियान रखी हुई थी और वो जो फार्म था वो भी उसमें रख लिया था मैंने। तो पुलिस बहुत खड़ी थी। तो हमने पुलिस ने मेरे को रोक दिया कि यहाँ तो मदन दिलावर फार्म भरने आएंगे, इसलिए तुम भैया अभी रुको, यहाँ जाओ। क्योंकि मेरा नाम तो जानते थे लोग, लेकिन मेरे को शकल से शायद कम जानते होंगे। तो मैंने कहा यार मैं ही तो मदन दिलावर हूँ। बोला नहीं यार फालतू बात नहीं करते हैं। मैं 2-3 मिनट तो खड़ा रहा। फिर मैंने कहा जी मैं मदन दिलावर हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है। तो मेरी तरफ बड़ा गौर से ऊपर नीचे देखा और जाने दिया। फिर मैं तहसीलदार के उस समय जो आरओ होते थे वो तहसीलदार होते थे, तो तहसीलदार के चैम्बर के यहाँ गया तो वहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े और मेरे को वो कानून को था एक दिन रोक दिया। बोला नहीं आगे नहीं जा सकते आप। मैं क्यों? बोला नहीं जा सकते ना। हमने कह दिया नहीं जा सकते। बोला यहाँ अभी चुनाव का मामला चल रहा है और यहाँ चुनाव के फार्म भरे जाते हैं। तो मैंने कहा जी मैं भी फार्म भरने आया हूँ। तो एक ने डांट दिया मेरे को, फालतू बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा फटा था तो पजामा था और ऐसे पुरानी जैसी चप्पल थी, हाथ में ऐसा बैग था। खैर मैंने कहा भाई साहब मैं ही हूँ, मुझे जाने दो। उसने जाने दिया। तहसीलदार ने कहा गए, मैं खड़ा हो गया तो कह रहे वो मदन दिलावर जी नहीं आए क्या फॉर्म भरने?
तो साहब मैंने कहा मैं ही तो हूँ, मैं खड़ा हूँ। वो भी बड़े गौर से देखने लगे मेरे को ऊपर नीचे, जैसे कोई 1 मिनट तक उन्हें ऊपर नीचे देखे। तुम मदन दिलावर हो? मैंने हाँ मैं मदन दिलावर हूँ। चुनाव लड़ोगे? मैं हाँ मैं चुनाव लड़ूँ। तो मेरे जो चुनाव का फार्म वार्म हमारे वकील ने भर रखा था, जो रख के लाए थे, मैंने उसको पेश किया। पेश करते उस समय टिकट, मैंने कहा ये टिकट भी है साहब साथ में, तो उन्होंने हमको दे दिया। फिर ऐसे हमारी राजनीतिक शुरुआत हो गई। और ये आश्चर्य करोगे कि मुझे उस चुनाव में ये पता नहीं है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। और टोटल जब उन्हें लोगों से बातचीत की तो पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, तो 1 लाख रुपये खर्च हुआ हमारा पूरा चुनाव में, केवल 1 लाख रुपये। वहाँ से हमारा राजनीतिक प्रारंभ हुआ। लेकिन भगवान की कृपा रही कि मैं 12 जिले से लगातार 4 बार चुनाव जीता। और उस पीरियड में मैं 2 बार मंत्री रहा। माने बेरू सिंह जी शेखावत साहब ने मुझे 2.5 साल के बाद ही मंत्री बना दिया था, क्योंकि मैं फरवरी 90 में MLA बना था। और उस काल में क्योंकि 92 में जो विवादित ढांचा था अयोध्या में, वो हम सब लोगों ने गिरा दिया था। तो तत्कालीन सरकार जो केंद्र में कांग्रेस की थी, उन्होंने 3 सरकार को बर्खास्त किया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दोबारा फिर चुनाव हुए, फिर हमको टिकट मिला, चुनाव जीत गए। उसमें 3.5 लाख रुपए हमारे खर्च हुए, वो भी लोगों ने दिए। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा होता भी कहाँ से, क्योंकि MLA को उससे 1500 रुपये ही वेतन मिलता था। तो जो मैं चुनाव जीत के आए, तो हम तो इस जयपुर में इसलिए आए थे जीतने के बाद कि भाई चलो मंत्रिमंडल बनेगा तो मंत्रियों के हाथों हाथ जोड़ लेंगे, भाई हमारा काम भी करना। तो ऐसे ही वहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में लोन थी, खुला था अभी तो, कर वो हो गया है। वो बैठा था, तो बेरू सिंह जी ऐसे बाहर आए। बाहर आके और कह रहे आओ। मैंने क्या बात है साहब? बोला अंदर जाओ। अंदर गए तो तिलक लगा के MLA बैठे हुए थे, मेरे को भी तिलक लगा दिया। तो मैं समझ में तो आ गई मेरे बात, मैंने कुछ न कुछ तो है। तो मैंने एक MLA से पूछा, मैंने भाई तिलक क्यों लगाया? बोला मंत्री बनना है। अच्छा। हमको वहाँ पता चला कि मंत्री बनना है। ऐसे हम मंत्री बने, समाज कल्याण विभाग हमको दिया गया। और फिर ये चल निकला। मैंने कहा पहले कि 4 बार में वहाँ से 12 जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र से MLA रहा। उस काल में 2 बार मंत्री रहा। और उसके बाद में 5वां चुनाव हार गया। फिर जब चुनाव लड़ा तो मुझे राजमंड्री से टिकट दिया गया। रामनी से टिकट दिया तो भगवान की कृपा रही कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अनजान व्यक्ति को भी उन्होंने जिता दिया। हम चुनाव जीत गए, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए मंत्री नहीं बने। फिर चुनाव हुए इस बार, तो फिर चुनाव जीत गए। तो भजन लाल जी शर्मा ने हम पर विश्वास व्यक्त किया और हमको फिर इस शिक्षा विभाग और पंचायत राज संस्कृति शिक्षा का जिम्मा दिया है। तो यानी ये आपकी कहानी थी पूरी, शुरू से और अब तक का जो संघर्ष रहा और आज जो सामने बैठे। मदन जी, आज पूरा देश राममय है और 500 साल का संघर्ष जो सफल हुआ 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राम का एक संदेश है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, रक्त रंगित इतिहास है। आप खुद एक कार सेवक रहे, आप जेल में भी गए, आपने पुलिस की लाठियां भी खाई, आपका भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर आप बताना चाहे दर्शकों को कि वो संघर्ष क्या था, और साथ ही आपने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा क्या थी और वो प्रतिज्ञा आपने क्यों ली थी, और जब वो प्रतिज्ञा पूरी हुई उसके बाद आज आप कैसा महसूस करते हैं? देखो, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जितनी भी कार सेवा भगवान राम के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बनाने के लिए हुई, उसमें सब में मेरी उपस्थिति रही है। यानी अयोध्या में गया हूँ,
वो कार सेवा में एक बार तो ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, यानी अपने अपने प्रदेश की सीमाएं भी सील कर दी थी एक तरह से। उत्तर प्रदेश की तो सील की उसके अलावा राजस्थान से जाने वालों को भी राजस्थान में रोके जाने लगा, क्योंकि यहाँ भी ठीक नहीं थी स्थितियाँ। हमको उस समय लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, कई जंगलों में, कई कहाँ ऐसे ऊट पटांग रास्तों से, क्योंकि सड़कों पर तो रोकते थे लोग, तो हम पगडंडियों पे होते होते जाते थे। जहाँ भूख लगती थी वहाँ लोग हमको बहुत ही प्रेम के साथ, आदर के साथ और भोजन कराते थे जो उनके पास होता था। कई चावल उबाल के खिलाते थे, कई क्या होता था, लेकिन सबने बहुत सेवा की लोगों ने। खैर अंततः तो हम अयोध्या के नज़दीक पहुँच गए। अयोध्या के नज़दीक पहुँच गए तो हेलीकॉप्टर से बड़ा निगाह थी मुलायम सिंह जी की, तो हम उसे बड़े बड़े घास के तो उसे छुप जाया करते थे। जैसे तैसे हम सरयू के पुल पर पहुँचे। सरयू पुल पर हमारे साथ बहुत लाठीचार्ज हुआ, बहुत मारपीट की। फिर इनको उठाकर हमको गोंडा जेल में बंद कर दिया। गोंडा जेल में हमारे रहने का स्वभाव नहीं था, क्योंकि वो अस्थायी जेल थी। हमने एक वहाँ कोई पड़ा हुआ था कना जैसा खड़ा करके और दीवार को तोड़ना चालू कर दिया। दीवार तोड़ करके हम, और उस समय के हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे गड़ी राव साहब, तो पहले मैं निकला, फिर गड़ी राव साहब थोड़े से मोटे थे तो फंस गए, तो फिर हमने और तोड़ करके, तो वो फंसे रहे, फिर तोड़ करके उनको निकाल करके हम फिर साइकिल रिक्शे में बैठ करके भाग गए। फिर वापस गए हम लोग, फिर बहुत लाठीचार्ज हुआ। हाँ, और उधर गोलियां चली। हम तो सरयू तट पुल पर तो अंदर गोलियां चली, कई कार सेवकों की हत्या कर दी गई, कई कार सेवक घायल हो गए, भगदड़ मच गई। खैर फिर उसके बाद कार सेवा हुई, फिर हम गए, फिर कार सेवा हुई, हम गए। लेकिन ये सौभाग्य है मुझे कि जब लास्ट कार सेवा थी 6 दिसंबर 1952 को, तब मैं स्वयं सैकड़ों कहूँ या हजारों कहूँ कार सेवकों के साथ वहाँ उपस्थित थे। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने हमको निर्देश दिए थे कि एक एक मुट्ठी रेत ला करके यहाँ डालना है, इसको हम कार सेवा मानेंगे। लेकिन वहाँ जो कार सेवक थे उन्होंने नाराज़ी जाहिर की कि हम इसलिए थोड़ी आए हम लोग, ये विवादित ढांचा हमारे सामने खड़ा रहा, एक एक मिट्टी रेत डालेंगे, संभव नहीं है। इधर सामने से मंच बना हुआ था जहाँ माननीय लालकृष्ण जी अडवाणी साहब, उमा भारती जी, रीतम्बरा जी और विनय कटियार जी, अनेक बड़े नेता विश्व हिंदू परिषद के बीजेपी के थे। वो कह रहे थे, कार सेवक को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार सेवक माने नहीं। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ करके चढ़ गए। उस समय की पुलिस ने भी, मैं ये कह सकता हूँ, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया, हमको ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं किया। और वो पाइप जो थे, बैरिकेड्स लगे थे, उसी को तोड़ करके उसी को हथियार बनाया और उसी से उसको ढांचे को खोदना चालू किया। 3.5 घंटे के अंदर उसको धराशायी कर दिया। और गुंबज पर लोग चढ़ गए थे, मैं भी लगभग गुंबज पे ही था। उसका एक लेयर थी, उसके मतलब मुश्किल से 6 इंच दूर होगा। उस पर नीचे जो गिरा, तो आज भी कई बार वो आपको पास वीडियो है, तो कई बार आते नीचे गिरे तो लोग मर गए होंगे, पर भगवान की कृपा थी हम बच गए। लेकिन वो सारा दृश्य मैंने मेरी आंखों से और देखा है। उस समय फिर यह हुआ कि 3 सरकारें बर्खास्त हो गई। मेरा ये जो संकल्प था, ये फरवरी 90 से ही था कि जब तक भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर, यानी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और उसी दिन मेरा दूसरा संकल्प था कि जब तक धारा 370 कश्मीर से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं
आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, यानी बिस्तर पर सोऊंगा ही नहीं। तो मैं लगभग लगभग मेरे जीवन के 30 वर्ष मैं चटाई या दरी पर ही मैं सोया हूँ। मैं कभी पलंग पर या कोई गद्दा बिछा करके ऐसा मैं सोया नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये धारा 370 जब समाप्त हुई 5 अगस्त को, उस दिन से फिर मैंने बिस्तर पर सोना प्रारंभ किया है। आज मैं ठीक बिस्तर पर, भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं मंत्री भी हूँ, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, देश प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, मैं सामान्य बिस्तर का उपयोग करता हूँ। तो 2 मेरे संकल्प थे, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे संकल्प मेरे जीवन में पूरे होंगे। मेरे मित्र कहते थे कि तू जिंदगी में बिना माला पर नहीं मरेगा, तू कभी बिस्तर पर सो नहीं सकता, क्योंकि दोनों तूने ऐसे संकल्प लिए जो कि पूरे होंगे ही नहीं। पता नहीं मेरे मन में क्यों विश्वास था कि कभी तो होंगे, लेकिन मेरे जीते जी दोनों संकल्प मेरे पूरे हुए। और जो ये निकली 22 जनवरी है, जिस दिन भगवान रामलला उनके भव्य मंदिर में विराजे थे, उनकी जन्मभूमि पर, उस दिन मैंने एक संकल्प लिया कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा और भगवान उसमें नहीं विराजेंगे, तब तक मैं एक समय भोजन करूंगा, माला भी नहीं पहनूंगा। वो संकल्प मेरा जारी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि दोनों संकल्प मेरे जीवन में पूरे होते हुए देखे हैं। कम ही लोगों ने ऐसे संकल्प पूरे होते हुए देखे होंगे जो जनता उसको कठिन मानती थी, पर मैंने देखे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन क्योंकि आपने कहा, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप ज़मीन पर सोएंगे, लोगों में जिज्ञासा थी मदन जी कि जब आप कहीं बाहर भी जाते थे, किसी कार्यक्रम में जाते थे या कहीं रुकते थे किसी गेस्ट हाउस में, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने ये देखना चाहा कि आप सच में ज़मीन पर, दरी पर सो रहे या बिस्तर पर सो रहे, या एक पॉलिटिकल स्टंट है? मेरे को अभी 1-2 आईएएस ऑफिसर्स ने बताया है जी, कि आप जब सर्किट हाउस में सोते थे तो हम कोशिश करते थे रात को कि सोया कहाँ है। अच्छा। तो खिड़की से देखने की कोशिश करते थे, तो लगता था आप तो नीचे ही सोते रहते थे। तो मैं उनको कहता था ये संकल्प मैंने किसी दबाव में नहीं लिया है, ये संकल्प मेरे मन से लिया है, इसलिए मैं उसका पालना करूँगा। इसलिए मैं कभी भी मैंने और बिस्तर का उपयोग नहीं किया उस काल में। मैं सामान्य जैसा मैंने संकल्प लिया था उसी प्रकार से मैंने उसकी पालना की। अच्छा, ये 2 प्रतिज्ञा की हमने बात करी, एक और प्रतिज्ञा सुनने में आ रही है जो आपने ली है, वो क्या प्रतिज्ञा है और अब उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो मथुरा में है, वो आक्रांताओं ने उनको खंडित करके और कुछ ढांचा बनाने की कोशिश की होगी। वो आज भी जो अभी का जो श्री कृष्ण मंदिर, श्री भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उसे अटैच उन्होंने बनाया हुआ है। यानी उनकी जन्मभूमि को खंडित करके वहाँ उन्होंने इस प्रकार का किया होगा। और वो जो खुदाई, माननीय न्यायालयों के आदेश से खुदाई हो रही है, जो अवशेष मिल रहे हैं, वो भी इस प्रकार की उसकी ताकीद कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को खंडित किया गया था और उसके अवशेष मिल रहे हैं। तो उस समय मुझे मन में था कि जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि के नीचे खुदाई हुई थी और जो अवशेष मिले थे, शायद यहाँ भी होगा। तो हमने उससे में संकल्प लिया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि पर उनका मंदिर भी बनना चाहिए, और ये संकल्प मेरा जारी है। और उसके बाद भी खुदाई हो रही है तो लग रहा है कि अवशेष है। मुझे पूरी आशा है कि संकल्प मेरा बहुत जल्दी पूरा होगा। मदन जी, आपका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। जब आप अटरू से चुनाव लड़ते थे तो आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाते थे, उनके बीच जाते थे, लेकिन कभी आपने वो टोपी नहीं पहनी, कई बार देखा गया। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप जनता के सेवक हैं और सब जनता एक समान होनी चाहिए। ये सच है कि सब जनता एक समान होती है, हम सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अपना अपना पहनावा होता है। क्योंकि जब एक ऊंट गाड़ी यात्रा से निकाल रहे थे, 50 दिन की ऊंट गाड़ी यात्रा थी मेरी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, तब कुछ मुस्लिम बंधु आए, एक हरा दुपट्टा लेकर के आए मेरे को पहनाने के, टोपी पहनाने के, गोल लेके आए।
मैंने उनको मना कर दिया कि मैं पहनता नहीं। बोला ये हमारा अपमान होगा। मैंने कहा नहीं, कोई अपमान नहीं, पर मैं ये टोपी वोपी पहनता नहीं, ऐसी टोपी। बोला क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा जी कल तो कोई महिला आ जाएगी, ये पेटीकोट पहनो। कल कोई भी लेके लुगड़ा लेके आ जाएगा, कोई साड़ी लेके आ, इसको पहनो। ऐसे थोड़ी होता है। मेरा जो सामान्य पहना वो पहनेंगे, हम टोपी वोपी नहीं लगाते हैं, हरा दुपट्टा कभी डालते नहीं, तो हम नहीं पहनेंगे। हालांकि उस बात का उन्होंने बतंगड़ बनाया, सारे अखबारों में, प्रेस में, मीडिया में दिया, हमारा अपमान हो गया, ये हो गया। हमने उसकी चिंता कभी नहीं की। जो हमारा जो पहना हुआ है हम पहनते, जो हमको पसंद है वो पहनते, जो पसंद नहीं वो नहीं पहनते। मदन जी, अब बात कर लेते हैं आपके विभाग की, शिक्षा विभाग, जो बहुत विवादास्पद विभाग रहा है राजस्थान में। मदन दिलावर को हम फायर ब्रांड नेता के नाम से जानते हैं, हिंदुत्व का एक एजेंडा आपने रखा है हमेशा आगे, उसके नाम से जानते हैं। लेकिन अगर शिक्षा की बात करें, क्या नवाचार आप लागू करेंगे? क्या कुछ नई नीतियाँ आप उन स्टूडेंट्स के लिए लागू करेंगे? और साथ ही ये सवाल भी, क्योंकि पेपर लीक मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में, और अब ऐसे नहीं बल्कि कई सालों से ये मुद्दा रहा है। बीजेपी के आने के बाद से एसआईटी गठन ज़रूर हुआ है, लेकिन इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए आप या आपका जो विभाग है वो क्या कुछ करेगा? जो विद्यालय की ड्रेस होती है, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, और यूनिफॉर्म तो इसलिए की जाती है कि अनुशासन बना रहे, सब विद्यार्थी लगे, विद्यार्थी और एक रूपता दिखाई दे, इसलिए यूनिफॉर्म रहती है। पर कई लोग यूनिफॉर्म पहन करके नहीं जाना चाहते, बोला हम नहीं जाएंगे। मैंने इतना ही कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनकर जाना ही होगा, यूनिफॉर्म के अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं। तो उसकी पालना हो रही है, और जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें आ रही, पालना नहीं हो रही, उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं हम लोग। दूसरा है कि कुछ हमारे यहाँ अध्यापक और विद्यार्थी, जिसमें छात्र छात्राएं सब होती हैं, वो कहते हैं जी कि हम तो भेरू जी, बालाजी की पूजा करने जाएंगे 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा। कोई कहता नमाज पढ़ने जाएंगे हम, और हम तो 5 बार जाते हैं जी, 5 बार हमको जाना पड़ेगा। मैंने कहा आपको जो भी पूजा पाठ करना है, जो नमाज पढ़नी है, अपने घर पे पढ़िए। विद्यालय समय में तो आपको विद्यालय का काम ही करना पड़ेगा, यानी जो पढ़ाने से संबंधित काम ही करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और ये मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि इसकी सख्ती से पालना हो। और मुझे जितना फीडबैक है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 99% हमारे निर्देशों की पालना हो रही है। तो दूसरा था कि मैंने ये देखा है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी एक दिन पहले पढ़कर आया करते थे, जो पढ़ाना था उसको अध्ययन करके आते थे। अभी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ करके नहीं आते हैं। अच्छा। और जो पढ़ करके नहीं आते तो कई बार बच्चों की जो शंका का समाधान पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षकों को, यानी अध्यापकों को पढ़ाने से पहले पढ़ करके आना चाहिए, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से वो पढ़ा सके, उनकी शंका का समाधान कर सके। ये हमने उनको और निर्देश दिए हैं। एक मुझे बात बहुत छोटा तब से खटकती है कि कई बार सुनते थे कि हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ कई जातियाँ होती है, उनके साथ बलात्कार होते हैं, और उसमें भी शिक्षक शामिल होते हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का मंदिर है ये, और यहाँ इस प्रकार के दुष्कृत्य होना गलत है। और चाहे तत्कालीन सरकार हो या हमारी सरकार हो, हमारे लिए शर्म की बात होती है। तो मैं ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हुए हैं, उन सबकी कुंडली खंगाल रहा हूँ, उनकी सूची तैयार कर रहा हूँ, और सूची तैयार करके जो बड़े अपराधी हैं उनको छांट करके ऐसे लोगों की जो संपत्ति है, विशेषकर निर्माण, जो उन्होंने गलत तरीके से बनाया हुआ है, या अतिक्रमण करके बनाया हुआ है, या सरकार के नियमों का उल्लंघन करके बनाया हुआ है, या सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, ऐसे सब लोगों की जो निर्माण संबंधी संपत्तियां हैं उनको नेस्ताबूद करने का और मेरा विचार है। और हम बुलडोजर चलाएंगे, नेस्ताबूद करेंगे,
किसी को छोड़ेंगे नहीं। बलात्कारियों को किसी प्रकार की राहत हम दे नहीं सकते हैं। मदन जी, क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही थी। पेपर लीक मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते एसआईटी का गठन किया है जी। और एसआईटी ने अपनी कार्य प्रारंभ कर दी है और सैकड़ों की संख्या में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और जो बड़े मगरमच्छ हैं उन तक एसआईटी पहुंचने की कोशिश कर रही है, तथ्य जुटा रही है। अब कोई भी छूटेगा नहीं जिसने पेपर लीक मामले में सहयोग किया होगा, शामिल होगा या षड्यंत्र रचा होगा, वो ऐसा कोई छूटेगा नहीं। चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे फिर विद्यार्थी हो या परीक्षा देने वाला हो या परीक्षा लेने वाला हो, कोई छूटेगा नहीं। मदन जी, लोगों का कहना है कि आप शिक्षा में भगवा एजेंडा लागू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाए कि महाराणा प्रताप द ग्रेट है या दी अकबर ग्रेट है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में जो पढ़ाया गया वो बच्चे समझ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि आप भगवा एजेंडा शिक्षा में लागू करना चाहते हैं। कितना सत्य है? एजेंडा क्या होता है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि छत्रपति शिवाजी जी महाराज का झंडा था वो भगवाई था। जो महाराणा प्रताप का झंडा था वो भी भगवाई था। जो सूर्य भगवान उदय होते हैं तब उनका भी झंडा, उनका भी रंग भगवाई होता है। और जब हमारा अग्नि देवता प्रज्वलित होती है अग्नि में, उसका भी रंग भगवाई होता है। बिल्कुल। और हमारे जितने भी साधु संत हुए, त्यागी तपस्वी हुए हैं, सामान्यतः उनके भी वस्त्रों का रंग भगवाई होता है। तो ये देश तो ऋषि मुनियों का, क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का देश रहा है। यहाँ तो भगवा के बना, केसरिया के बना काम चलता ही नहीं। और केसरिया जो बाना है ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक रहा है। तो लोगों को क्यों आपत्ति होना चाहिए? उन लोगों को तो आपत्ति होती है जो शिवाजी महाराज को अपना आदर्श नहीं मानते हैं, जो महाराणा प्रताप को आदर्श नहीं मानते हैं। पीड़ा उनको हो रही है जो अपने पूर्वज अकबर को मानते हैं, बाबर को मानते हैं। वो बाबर और अकबर की औलादें अपने आप को मानते हैं, उनको इससे पीड़ा है। और वो कहते हैं जी अकबर चाहे कैसा भी होगा, बलात्कारी होगा, लेकिन वो तो हमारा आदर्श है। उनको पीड़ा हो रही है। अब अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना करना एक तरह से बेवकूफ़ी है, क्योंकि श्रेष्ठ महाराणा प्रताप श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए या आधीनता स्वीकार नहीं करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, घास की रोटियां खाई। और एक बार उनके सैनिक किसी महिला को उठा भी लाए, अपने दुश्मन की महिला को, तो उन्होंने ससम्मान उनको लौटाया है, माँ करके लौटाया है। इधर अकबर मीना बाजार लगा करके और वहाँ से सुंदर लड़कियों को उठवाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था, यानी बलात्कारी था। उसको आदर्श कैसे मान सकते हैं, महान कैसे मान सकते हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है कि तत्कालीन सरकारों ने जब पढ़े उनको, अकबर को महान पढ़ाया गया। ये हमारा दुर्भाग्य था, हमने पढ़ा। मदन जी, जाते जाते एक सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 2014 और 2019 में देखा गया जब भारतीय जनता पार्टी 25 में से 25 सीटें जीती गई। अब क्या मिशन 25 पर राजस्थान सरकार है? और साथ ही क्या कुछ चुनावी मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान सरकार के रहने वाले हैं? देखो, 100% भारतीय जनता पार्टी की सीटें हम जीतेंगे राजस्थान में, यानी 25 में से 25 सीट जीतेंगे और पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। और जहाँ तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो पूरा देश राममय है, पूरा देश राममय है। और जनता कहती कि जब नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो हमारे पूर्वज ये कहते कहते चले गए कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। 78 युद्ध उन्होंने झेले और 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब भी हमारा मंदिर नहीं बना था। आज भगवान राम का मंदिर माननीय न्यायालय के आदेश और
माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी की इच्छा शक्ति से बनकर तैयार हो गया है, तो लोग खुश हैं। और धारा 370 का जो अपमान और कलंक सहन कर रही थी जनता, देश की जनता, वो भी समाप्त हो गई है। सब इस देश का बच्चा बच्चा इस सरकार से खुश है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 सीटें पार करके ये सरकार बनेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी 400 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ले जाएगी जिता करके, और सरकार बनाएगी। और जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम बहुत संक्षिप्त समय में ये भारतीय जनता पार्टी कर पाई। मदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सच बेधड़क के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बातचीत हमने करी, तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी, और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, लगातार इस पर हमने चर्चा करी कि क्या कुछ नए नवाचार हो सकते हैं, क्या उनकी पूरी जर्नी रही, और आगे लोकसभा चुनाव को लेकर किन चुनावी मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और क्या इस बार हैट्रिक लग पाएगी। तो आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।